हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनू सिन्हा चरण, एसोसिएट प्रोफेसर जीएन कॉलेज धुर्वा, इतिहास विभाग से आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के छात्रों के लिए प्राचीन भारत से विषय लेकर आई हूँ। प्राचीन भारत में विभिन्न युगों में श्रेणियों की स्थिति। आज मैं प्राचीन भारत के श्रेणियों के स्थिति के विषय में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। प्राचीन भारत में उद्योग और व्यवसाय समूहों में संगठित थे। इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे श्रेणी, निगम, कुग, संघ, व्रात इत्यादि। भारत के आर्थिक उत्थान और समृद्धि में इनका विशेष योगदान रहा। इनका कार्य केवल आर्थिक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में भी इनकी योगदान रहा है। यहाँ हम विभिन्न युगों में इन श्रेणियों का उल्लेख करने के बाद इनके कार्यों के विषय में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग में श्रेणियों के विषय में बताना चाहूंगी। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि उस समय श्रेणियां अर्थात आर्थिक संगठन थे या नहीं थे। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का यह विचार है कि वैदिक युग में आर्थिक क्षेत्र में संगठन की प्रवृत्ति विद्यमान थी। ऋग्वेद में पानी का उल्लेख मिलता है, जो व्यापारी के लिए कहा गया है और सुरक्षा के लिए काफिले चलते थे। अथर्ववेद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि व्यापारी अनेक स्थानों पर विचरण करते थे। कभी वह वस्तुओं को बेचते थे और कभी उनका विनिमय करते थे। उत्तर वैदिक काल में साधारण व्यापार प्रपण के द्वारा होता था। व्यापार का माध्यम गाय भी होती थी। क्रय विक्रय के अन्य साधन भी होते थे। ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग आभूषण और निश्चित तौल के धातु खंड दोनों के रूप में होता था। सतमान्य शब्द का प्रयोग भी उत्तर वैदिक काल में साहित्यों में किया गया है। कुछ विद्वानों ने इसे एक प्रकार का सिक्का बतलाया है, जिसकी तौल 100 कृष्ण या गुंज के बराबर थी। डॉक्टर D.R. भंडारकर उसे यही मानते हैं, परंतु कुछ अन्य विद्वान सतमान्य को मुद्रा न मानकर निश्चित तौल का धातु खंड मानना अधिक उचित समझा है। उसे वे क्रय और विक्रय का साधन अवश्य मानते थे। कृष्ण और पाद आदि शब्दों का उल्लेख भी उत्तर वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। डॉक्टर भंडारकर ने इसको भी मुद्रा सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि भारतवर्ष में ऋग्वैदिक काल से ही मुद्रा का प्रयोग शुरू हो गया था, परंतु सत्य यह है कि ये मुद्राएं न होकर विभिन्न तौलों के धातु खंड थे, जिन्हें देकर वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता था। अगला पॉइंट है हमारा जातक काल में श्रेणियां। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उद्योग और व्यापार की विशेष उन्नति हुई। इनकी व्यवस्था के लिए
किसी संगठन की आवश्यकता को अनुभव किया गया। राज्य के सहयोग को इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा गया क्योंकि इससे राज्य के हस्तक्षेप का डर रहा होगा। परिणाम स्वरूप लोगों ने स्वयं ही श्रेणियों के नाम से संगठन आदि स्थापित किए। मजूमदार का यह मानना है कि श्रेणी समाज या विभिन्न जाति के परंतु समान व्यापार और उद्योग अपनाने वाले लोगों का संगठन है। जातकों में 18 श्रेणियों या निगमों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक निगम का एक प्रधान अध्यक्ष होता था जो प्रमुख या जेठक यानी ज्येष्ठक कहलाता था। जातकों में बमर ज्येष्ठ मतलब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सूची जातक, ये आपका रेफरेंस है। सूची जातक संख्या 387। मैं फिर से बता रही हूँ, इसका रेफरेंस आपको सूची जातक संख्या 387 में मिलता है। मालाकार जेठक, इसकी संख्या है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 415, ब्रैकेट में लिखिएगा संख्या 415। उसके बाद आता है बडग्गा की जेठक। बडग्गा की जेठक संख्या है इसका, ब्रैकेट में लिखिएगा 466 आदि के उल्लेख मिलते हैं। व्यापारियों के समुदायों के प्रधान सत्यवाह जेठक संख्या लिख लीजिएगा ब्रैकेट में 256 कहलाते थे। सतपथ जातक में चोरों के एक जेठक का उल्लेख मिलता है। बढ़ई, चर्मकार, बुनकर, रंगरेज आदि सभी ने अपने अपने संगठन बना लिए थे। इन श्रेणियों के व्यवसाय पैतृक भी हो गए थे और नगर के अलग अलग मोहल्लों में बसने के कारण इनका स्थानीयकरण भी हो गया था। शिल्पियों और व्यापारियों के ये नगर निगम समाज की उन्नति में योगदान देते थे। वे मंदिर, विद्यालय आदि बनवाते थे। अनेक धर्मशालाएं आदि को भी उन्होंने बनवाने का काम किया। अगला पॉइंट है प्रारंभिक धर्मसूत्र काल में श्रेणी संगठन। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रारंभिक धर्मसूत्र काल में श्रेणी संगठन, इसका पीरियड है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ईसा पूर्व 500 से 300, ईसा पूर्व 500 से 300। गौतम धर्मसूत्र कृषकों, व्यापारियों, चारागाहों, महाजनों, शिल्पियों आदि को अपने अपने समूहों के लिए नियम निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया था। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक के संगठन संविधान द्वारा राज्य के आवश्यक अंग बना लिए गए थे। इन्हें कानून बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया था। अगला पॉइंट है कौटिल्य के समय में श्रेणियों की स्थिति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह जानकारी मिलती है उस समय तक श्रेणियां काफी संगठित हो चुकी थीं। कौटिल्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि राजा का श्रेणियों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। राजा उन श्रेणियों का प्रयोग अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए कर सकता था। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने पर उनकी संपत्ति को कोई भी बहाना लेकर वह हड़प सकता था। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिल्पियों द्वारा श्रेणियों में जमा कराए हुए धन आपत्तिकाल तथा मृत्यु पर लौटाए जाए या नहीं। कौटिल्य ने सैनिकों के अनेक श्रेणी बल को भी स्थान दिया।
कभी कभी श्रेणी, बल, रक्षा एवं आक्रमण इन दोनों ही कार्यों के लिए प्राप्त होता था। कौटिल्य का यह कहना था कि राजा को अन्य लाभ की अपेक्षा इनकी मित्रता अधिक लाभप्रद होती है। जो संघ या श्रेणी अधिक हितकारक हो, राजा को उनको आदर करना चाहिए और कमजोर संस्थाओं को अप्रत्यक्ष उपायों के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। कौटिल्य ने इस बात का भी उल्लेख किया कि इन श्रेणियों के द्वारा राज्य को काफी आमदनी होती थी। शिल्पियों, वणिकों आदि सभी के अपने अपने समुदाय थे, जिनके अपने अपने नियम थे। इन नियमों का पालन सभी सदस्यों को करना चाहिए। इन श्रेणियों पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण था। अगला पॉइंट है स्मृति काल। स्मृति काल का पीरियड लिख लीजिएगा, ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 4ठी शताब्दी तक। ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसवी 4ठी शताब्दी तक की श्रेणी व्यवस्था। श्रेणी व्यवस्था में विकास की अगली अवस्था स्मृति काल में दिखाई देती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य जो ग्राम या देश के संघ से संबंधित है, शर्त स्वीकार करके लाभवश उसे तोड़ देता है, तो राजा उसे अपने राज्य से निकाल सकता है। याज्ञवल्क स्मृति में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी श्रेणी या निगम की जायदाद चुराए या उससे अनुबंधन तोड़े, तो उसे देश से निष्कासित कर देना चाहिए तथा उसकी जायदाद को छीन लेना चाहिए। इस प्रकार का उल्लेख विष्णु स्मृति में भी मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम शताब्दी तक श्रेणी संगठन राजा की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण अंग के रूप में काफी विकसित हो चुका था। वह राजा के ढांचे के एक निश्चित अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था, बल्कि उसका अधिकार शासन द्वारा स्वीकृत भी था। परिणाम स्वरूप इन संस्थाओं का पर्याप्त विकास हुआ और इनकी लाभकारिता में जनता का विश्वास हो गया। मथुरा के एक अभिलेख में, जो कि 106 ईस्वी का है, एक अक्षय दान का उल्लेख मिलता है। यह श्रेणी आटा बनाने वालों की थी। नासिक के लवण लेख में शंकराज नहबान के दामाद द्वारा 3000 काशपर्ण बौद्ध भिक्षुओं को देने का उल्लेख मिलता है। इस धनराशि को नियमित ब्याज पर गोवर्धन तथा 2 जुलाहों की श्रेणी में जमा करवाया गया था। नासिक के एक अभिलेख से यह जानकारी भी मिलती है कि 3री शताब्दी में राजा ईश्वर सेन के समय में कुम्हारों को श्रेणियों में 1000 काश्यार्पण, जल घड़ियां बनाने वालों की श्रेणियों में 2000 काश्यार्पण और कुछ धन तेलियों की श्रेणियों में जमा किया गया था। अभी मैं अपना ये लेक्चर यहाँ समाप्त करती हूँ। इसी को मैं अगले पार्ट 2 में कंटिन्यू करूंगी।